अस्सलाम वालेकुम। आज का माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर बैक्टीरिया की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगा। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि तकरीबन हर चीज़ के ऊपर ही टच अपॉन करूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि इंडिविजुअल बैक्टीरिया यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे। उसके लिए इंशाल्लाह इस सीरीज़ में मैं हर बैक्टीरिया के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो बैक्टीरिया क्या है बेसिकली? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? और इनको हम मुख्तलिफ चीज़ों की बेसिस के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, किस तरह का स्टेन उनको सूट करता है, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वेज हैं इन फॉर मी टू डिस्कस बैक्टीरिया विद यू। तो सबसे पहले वन ऑफ द वेज इज ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग बेसिकली क्या है? इट्स अ स्टेनिंग मेथड। और आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो वैसे तो कलरलेस होते हैं। ये जो हमें तस्वीरें नज़र आती हैं कि पर्पल है या पिंक है, वो एक्चुअली स्टेनिंग के बाद होता है, ठीक है? तो क्योंकि वो कलरलेस हैं तो उनको स्टडी करना मुश्किल है, और लाइट माइक्रोस्कोपी में वो इनविजिबल आते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुई कि हम इनको स्टेन करते हैं ताकि हम उनको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें लाइट माइक्रोस्कोप में। तो मुख्तलिफ स्टेन्स हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे यूजफुल स्टेन जो है वो ग्राम स्टेनिंग है। ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। और एक एडेड बेनिफिट ये है कि ऑब्वियसली उसके अलावा हम उसकी शेप को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि बैक्टीरिया की शेप क्या है। तो बेसिक बेसिक बताऊंगी। ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स बेसिकली ये होते हैं कि आप अपना सैंपल लें और उस पे क्रिस्टल वायलेट का ब्लू कलर की डाई होती है, वो आप उस पे पोर करें, 1 मिनट वेट करें, उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर दें विद वाटर एंड देन फ्लड विद आयोडीन सॉल्यूशन। वेट फॉर 60 seconds, wash off with water and then decolorize with 95% alcohol. फाइनली एक काउंटर स्टेन यूज होता है विद सैफरन इन रेड डाई होती है। यू वेट 30 seconds एंड देन वॉश ऑफ विद वाटर। इस सारे प्रोसीजर को जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आई थिंक ये फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी शामिल है, तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि क्रिस्टल वायलेट स्टेन को होल्ड ऑन टू इट करेंगे सही, और वो ब्लू हो जाएंगे, ठीक है? सो क्योंकि उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे आर गोइंग टू होल्ड ऑन टू द डाई। तो दीज सेल्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। और जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन जिनसे वॉश ऑफ हो जाता है बाय अल्कोहल और वो सैफरनिन डाई को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सेल रेड पिंकिश से नजर आते हैं और उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। डिफरेंट स्टेन्स आर अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन सेल वॉल्स, ठीक है? तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। तो दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ये आप देख सकते हैं कि जो पहली पिंक सी तस्वीर है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे लगते हैं, और जो साथ वाली पर्पल है या डार्क ब्लू कह सकते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव है। अब हम थोड़ा सा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक दफ़ा समझ जाएंगे, आपको बड़ी चीज़ें, ये जो स्टेनिंग है और एंटीबायोटिक का एक्शन और ये सब चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आएंगी इफ़ यू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट अबाउट देयर स्ट्रक्चर। तो जनाब, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म के बाहर एक लेयर तो होती है, ठीक है, जो कि उनको आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, और इसको सेल वॉल कहते हैं। तो ये जो लेयर है, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, या इसको म्यूरिन भी कहते हैं, और सिंपल वर्ड्स में सेल वॉल कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में सेल वॉल होती है, लेकिन देर आर डिफरेंसेस इन देयर थिकनेस, ठीक है, और एंड अदर फीचर्स। तो बेसिकली सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे बात करें, तो सेल वॉल बेसिकली रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स विद 4 अमीनो एसिड्स इन अ साइड चेन का सीक्वेंस होता है, ठीक है? तो यानी कि शुगर बैकबोन उसकी होती है ग्लाइकन की, और पेप्टाइड साइड चेन्स होते हैं, इसलिए इसका नाम पेप्टिडोग्लाइकन है। डाइसैकेराइड्स अगर उनका नाम आपको आना चाहिए तो वो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अभी जो अमीनो एसिड की जो साइड चेन्स हैं ऑफ दी सेल वॉल, ये कोवलेंटली बाइंड करती हैं टू अदर अमीनो एसिड साइड चेन्स फ्रॉम नेबरिंग चेन्स, और इसकी वजह से एक स्टेबल किस्म का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जो उसको मजबूत करता है। अब द एंजाइम that catalyzes this linkage is called transpeptidase, and it is located in the inner cytoplasmic membrane. इस एंजाइम का दूसरा नाम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी होता है, क्योंकि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो इस एंजाइम के साथ बाइंड करती है और उसको इनहिबिट करती है।
तो क्या समझ आई कि अभी ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ें, दोनों की सेल वॉल होती है जो कि साइटोप्लाज्म से बाहर होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो डाइसैकेराइड और अमीनो एसिड साइड चेन्स का बना होता है, और ये साइड चेन्स आपस में जब लिंक करती हैं तो एक स्टेबल क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है, और जो एंजाइम ये क्रॉस लिंकिंग कराता है उसको ट्रांसपेप्टिडेज कहते हैं, जिसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। अब फर्क क्या है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल ग्राम नेगेटिव से कई गुना ज्यादा थिक है। ठीक है, समझें कि ये तकरीबन 30 पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स हैं और ग्राम नेगेटिव की सिर्फ एक है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स थिन है और उनका बहुत ही सिंपल क्रॉस लिंकिंग पैटर्न है। Gram-positive cell envelope has an outer cell wall of complex cross-linked peptidoglycan, टेकोइक एसिड, लाइपोटेकोइक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। अब सिर्फ ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अंदर एम्बेडेड चीजें हैं। ठीक है, टिकोइक एसिड, लाइपोटिकोइक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। जो सेल वॉल की इनर सरफेस होती है वो सेल मेम्ब्रेन को टच कर रही होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर प्रोटीन्स होती है, वो भी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ही है, और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल्स नहीं होते। ठीक है, so an important polysaccharide that is present in gram positive cell wall is टिकोइक एसिड, और टिकोइक एसिड की खास बात ये है कि ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, यानी कि आप उसका वो एक काइंड ऑफ उसकी खास एक एंटीजेनिसिटी उसकी होती है। ठीक है, सीरोलॉजिकली अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है तो वो उसको सेपरेट करता है फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। ठीक है, उसका मार्कर है। तो टिकोइक एसिड की ये खास बात है, ये एमसीक्यूज में आती है। टिकोइक एसिड पैथोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, इन द सेंस कि वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है टू एडहियर टू होस्ट टिश्यू। अब आते हैं हम ग्राम नेगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। अब ग्राम नेगेटिव जो एनवेलोप है ना, बेसिकली उसके तीन लेयर्स हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेल वॉल है जो कि एक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की है, पतली सी है, और उसके बाद एक आउटर सेल मेम्ब्रेन है। तो मेरे आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि इट्स लाइक अ सेल मेम्ब्रेन सैंडविच जिसके बीच में सेल वॉल है। ठीक है, अब जो ग्राम नेगेटिव सेल मेम्ब्रेन है वो ग्राम पॉजिटिव जैसी ही है, यानी कि लिपिड बाइलेयर है, एम्बेडेड प्रोटीन्स है, और जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है वो भी वैसी ही है स्ट्रक्चर वाइज, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत कम है, सिर्फ एक लेयर है। और उसके बाद देयर इज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस जिसके अंदर एक जेल होता है, और उस जेल के अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब द सेल जो है डज नॉट कंटेन टिकोइक एसिड, सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड नहीं है ग्राम नेगेटिव में, एंड इट हैज स्मॉल हेलिकल लाइपोप्रोटीन्स कॉल्ड म्यूरिन लाइपोप्रोटीन्स। म्यूरिन लाइपोप्रोटीन्स या ब्रॉन लाइपोप्रोटीन्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द सेल वॉल एंड दे एक्सटेंड आउटवर्ड टू बाइंड द यूनिक थर्ड आउटर मेम्ब्रेन। The outer cell membrane has a phospholipid bilayer structure with hydrophobic tails in the center. It contains lipopolysaccharide. अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आगे तस्वीरें शामिल करूंगी तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो जी ग्राम नेगेटिव के अंदर आप समझो कि एक लंबी सी चीज है, एलपीएस के नाम से, लाइपोपोलीसैकेराइड। ठीक है, तो इसके आगे से तीन हिस्से हैं। देयर इज ओ एंटीजन, आउटर कार्बोहाइड्रेट चेन है तकरीबन 1 से 50 ओलिगोसैकेराइड्स की, जो कि एक्सटेंड करते हैं इनटू द सराउंडिंग मीडिया, और ये हर ऑर्गेनिज्म का फर्क है। तो ये एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, इसको ओ एंटीजन कहते हैं। फिर आता है सेंटर पार्ट जो कि वाटर सॉल्युबल है, और उसको कोर पोलीसैकेराइड कहते हैं। और फिर इनर पार्ट है, उसको कहते हैं लिपिड ए। ये थर्ड कंपोनेंट है, और ये बेसिकली इट इज अ डाइसैकेराइड विद मल्टीपल फैटी एसिड चेन्स रीचिंग इनटू द मेम्ब्रेन। लिपिड ए की खास बात ये है कि ये टॉक्सिक होता है, यानी कि ये फीवर और शॉक कराता है टू ह्यूमंस, और इट्स बेसिकली द एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो व्हेन बैक्टीरियल सेल्स बेसिकली जब वो फटते हैं, लाइज होते हैं, इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो तब एक्चुअल खराबी इसलिए आती है क्योंकि जब ये फट जाते हैं तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं मेम्ब्रेन के जिसमें लिपिड ए होता है, ये सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है, और उससे सेप्टिक शॉक होता है, फीवर, डायरिया और एंडोटॉक्सिक शॉक जिसको कहते हैं। ये तस्वीर देखें जी, पहली तस्वीर में आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दूसरे में ग्राम नेगेटिव है। अब आप देखो दोनों का सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल सेम है,
उसके बाद ऊपर आओ तो ये जो ब्लू ब्लू डब्बियाँ सी हैं, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। तो आप देख रहे हो कि ग्राम पॉजिटिव में ये मल्टीपल लेयर्स है और ये काफ़ी थिक है, और ग्राम नेगेटिव में ये सिर्फ एक ही लेयर है। और उसके ऊपर आप देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर इधर ही खत्म हो जाता है, और ग्राम नेगेटिव में उसके ऊपर फिर एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो देयर इज इनर मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो मैंने आपको कहा था जेल लाइक एरिया है, और उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब क्योंकि ग्राम नेगेटिव का काफी थिक हो गया सीन, क्योंकि 3 लेयर हो गई हैं, तो एक पोरन चैनल्स इसमें हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। सो आई होप कि विजुअलाइजेशन से आपको बेहतर समझ आ गई है। ये भी एक तस्वीर है, ये भी आप देखें कि सेल मेम्ब्रेन सेम है, और पहली तस्वीर में आप देखो कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर काफ़ी मोटी है, और दूसरी पिक्चर में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिन है लेकिन ऊपर फिर एक आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, सो क्लिनिकली डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, बेसिकली इनका जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ उसमें बड़ा फ़र्क है। जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो डिफ्यूजन को ब्लॉक नहीं करती, और लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स जो हैं, सब्सटेंसेस दैट डैमेज सेल मेम्ब्रेन लाइक एंटीबायोटिक्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, वो बड़े आराम से इसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसमें से गुजरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इन सब सब्सटेंसेस के पैसेज को ब्लॉक करता है। देयरफॉर एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स जो कि अटेम्प्ट करते हैं सेल वॉल को टारगेट करने की, जैसे कि पेनिसिलिन है और लाइसोजाइम है, तो वो यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। तो आउटर सेल मेम्ब्रेन जो है दैट गेट्स पार्शियली डिजॉल्व्ड बाय अल्कोहल, तो ये क्लिनिकली रेलिवेंट है। तो ग्राम पॉजिटिव की अगर नॉमेनक्लेचर के ऊपर आ जाए तो रिमेंबर के 7 ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, ठीक है। बाकी सारे के सारे ग्राम नेगेटिव हैं। अब वो जो 7 ग्राम पॉजिटिव है उसमें से 3 कोकाई हैं और 4 बेसिलाई हैं। कोकाई का मतलब है कि वो गोल गोल है, राउंड है बिल्कुल, और बेसिलाई का मतलब है कि वो रॉड शेप्ड है, ठीक है। अब फर्दर जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं उसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफलोकोकस और एंटेरोकोकस। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई को डिवाइड करते हैं इनटू स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। Spore forming is Bacillus and Clostridium, and non-spore forming are Corynebacterium and Listeria. Spores are basically protection का एक mechanism है कि basically spheres होते हैं जो बैक्टीरियम को डोरमेंट रहने की कैपेबिलिटी देते हैं हार्श और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। इस स्लाइड को अगर आप समझ लो, आप याद कर लो, तो आपके लिए बड़ा आसान है चीज़ों को मेमोराइज करना। तो ग्राम नेगेटिव पे आए तो ग्राम नेगेटिव में सिर्फ एक कॉकस है, एक स्पाइरल है, और बाकी सारे बेसिलाए है या प्लियोमॉर्फिक हैं। तो पहली तस्वीर देखो तो उसमें आपको नजर आ रहा है, मैंने कहा था कोकाई गोल गोल होते हैं, राइट। तो ये हमारे कॉकस है, सिंगल को कॉकस कहते हैं, दो को डिप्लोकॉकस कहते हैं, जब एक पूरी चेन होती है उसको स्ट्रेप्टोकॉकस कहते हैं, और जब वो क्लस्टर या अंगूर की तरह के गुच्छे होते हैं उसको स्टेफलोकॉकस कहते हैं। फिर आता है जी बेसिलाई। बेसिलाई जो है वो इसी तरह चेन की फॉर्म में है, सिंगल तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलाई है, दो है तो डिप्लोबैसिलाई है। और कुछ जो अजीबो-गरीब शक्लों के होते हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो लंबा सारा स्पाइरल है, जिसको स्पाइरोशीट कहते हैं। फिर एक कॉमा शेप का जो है, इसको विब्रियो कहेंगे। इसी तरह ये स्पेरिलिया, तो ये कुछ है जो कि टिपिकल कैटेगरी में नहीं आती, तो उनको अलग से स्टडी करना होता है। तो बेसिकली सिंपली एक ग्रुप राउंड है, एक कॉमा शेप्ड है और बाकी सारे रॉड हैं। जो कोकस है उसमें डिप्लोकोकस है, स्पाइरल में स्पाइरोशीट है, द रेस्ट आर बेसिलाई। स्पेशल नोट्स एंड एग्जाम पॉइंट्स। माइकोबैक्टीरिया एक खास तरह के बैक्टीरिया है जो कि वीकली ग्राम पॉजिटिव हैं, बट उनको बेहतर स्टेन किया जाता है विद एसिड फास्ट स्टेन। दिस इज बिकॉज जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें ज़्यादा लिपिड कंटेंट है, सो द ग्राम स्टेन कैन नॉट पेनिट्रेट वेल। स्पाइरोशीट जो है वो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल उसकी है, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि वो लाइट माइक्रोस्कोप में आप देख ही नहीं सकते, तो उसके लिए स्पेशल डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। ये बहुत छोटे होते हैं, टाइटली कॉइल्ड होते हैं, और इनके they are surrounded by additional phospholipid rich membrane with a few exposed proteins that protect them from immune recognition. इसके अंदर एक्सियल फ्लैजिला होते हैं that come out of the ends of the spirocheete but they run sideways, और इसको हम पेरीप्लाज्मिक फ्लैजिला कहते हैं। इनकी रोटेटरी मूवमेंट के साथ उनकी फर्दर प्रोपल्शन होती है। तो और माइकोप्लाज्मा जो है उनके सेल वॉल नहीं होते, दे ओनली हैव अ सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं होते। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स पे आते हैं जी।
तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले तो हम जीनोम की बात करेंगे। ये हमारे जीनोम से इसलिए मुख्तलिफ है, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कि इनका न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसे ही खुले ही साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। तो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो जनरली एक सिंगल सर्कल होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। स्मॉलर एडजेसेंट सर्कल्स हो सकते हैं ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उनको प्लाज्मिड कहते हैं। और जनरली मेरा जो लेक्चर है बैक्टीरियल सेक्स जेनेटिक्स के ऊपर, उसमें मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करूंगी। तो जनरली जो प्लाज्मिड्स होते हैं इनमें एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस जीन्स और एक्सोटॉक्सिन्स वगैरह से रिलेटेड जीन्स होते हैं। ट्रांसपोसोन्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए जो कि मूव कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट डीएनए, और उनके अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। राइबोसोम्स की बात करते हैं। तो राइबोसोम क्या है? बेसिकली प्रोटीन और आरएनए को राइबोसोम कहते हैं टुगेदर, और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में काम आता है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और उनके राइबोसोम्स छोटे होते हैं, 70s होते हैं। और बैक्टीरियल राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं जो कि 50s और 30s हैं। दीज नंबर्स आर रिलेटेड टू द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। Antibiotics like erythromycin, tetracycline, they inhibit protein synthesis by blocking these subunits. So erythromycin works at 50s and tetracycline blocks at 30s. मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम मुख्तलिफ तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग हाउ द ऑर्गेनिज्म डील्स विद ऑक्सीजन हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म कार्बन और एनर्जी सोर्स के लिए क्या यूज़ करता है वो स्टडी हो सकता है। अदर प्रॉपर्टीज में डिफरेंट मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स डिस्कस हो सकते हैं जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, लाइक एसिड और गैस। तो रिलेशनशिप विद ऑक्सीजन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है ये बड़ी रिएक्टिव होती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स टेकअप कर लेती है तो ये रेडिकल्स बना देती है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकती है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल भी बना सकती है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी बना सकती है। अब ये फ्री रेडिकल्स टॉक्सिक होते हैं अनलेस एंड अनटिल उनको ब्रेक डाउन करने का कोई इंतजाम हो। अब इनको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स हैं जैसे कि कैटलेस जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है, पर ऑक्सीडेज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करती है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है वो सुपर ऑक्साइड रेडिकल को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर उस बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम्स हैं तो वो ऑक्सीजन वाली इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड देर आर बैक्टीरिया जिनके अंदर ऐसे कोई एंजाइम नहीं है, तो वो ऑक्सीजन वाली इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। तो बेस्ड ऑन दैट देर आर ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स वो हैं जो कि ऑक्सीजन में बड़े सही रहते हैं क्योंकि उनके पास ये सारे एंजाइम हैं। फिर है फैकल्टेटिव एनारोब, ये वो हैं जिनके अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटलेज है, बट लेकिन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं बाय यूजिंग फर्मेंटेशन फॉर एनर्जी। फिर है माइक्रो एरोफिलिक या एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ठीक है, ये सिर्फ लो अमाउंट्स में ऑक्सीजन को टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है लेकिन कैटलेज नहीं है, और ये फर्मेंटेशन को यूज करते हैं फॉर एनर्जी। फिर ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, ये वो हैं जो ऑक्सीजन में नहीं रह सकते क्योंकि इनके पास एंजाइम्स नहीं है टू डिफेंड देमसेल्व्स। फिर आ जाता है कार्बन और एनर्जी सोर्स। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइट को यूज करते हैं एज एनर्जी सोर्स, उनको फोटोट्रोप्स कहते हैं, और कुछ केमिकल्स को करते हैं वो कीमोट्रोप्स हैं। कीमोट्रोप्स में से इनऑर्गेनिक सोर्सेज जो यूज करते हैं उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन सोर्सेज यूज करते हैं उनको हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। ऑल द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आर कीमो हेट्रोट्रोप्स बिकॉज दे यूज केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज फॉर एनर्जी। फर्मेंटेशन के ऊपर फ्यू वर्ड्स। फर्मेंटेशन इज यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू पायरुविक एसिड और से एटीपी डायरेक्टली मिल जाता है। पायरुवेट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन एंड डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, और इस बेसिस पे बैक्टीरिया क्लासिफाई हो सकते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसीटोन, अदर मिक्स्ड एसिड्स कैन बी फॉर्म्ड। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज यूज्ड विद द एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। ये सारे पाथवेज अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो अपने एटीपी खुद बना सकते हैं, तो वो होस्ट के अंदर रह के उनकी एटीपी इस्तेमाल करते हैं। तो पैरासिटिक काइंड ऑफ इनका नेचर होता है। ठीक है, सो दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें मिसाल आ जाती है क्लेमिडिया की और रिकेट्सिया की, और उनको एनर्जी पैरासाइट्स भी कहते हैं। सो समरी के लिए ये टेबल है, आपको सारा समराइज हो जाएगा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर यहाँ पे। एंड आई नो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस वीडियो,
लेकिन इंशाल्लाह मैं डिटेल में जब सारे बैक्टीरिया की फैमिलीज डिस्कस करूंगी तो थिंग्स विल गेट मच ईजियर. दिस वीडियो वाज जस्ट सर्विंग एज अ very wide but very superficial overview of bacteria. I hope you liked it. If you liked it, please like, comment, share, and subscribe. Follow me on Instagram and Facebook, and I'll be back with another video. Allah Hafiz.